क्लास में क्या बताए थे? आप 4 क्वेश्चन दिए थे। क्वेश्चन दिए थे, बन गया क्वेश्चन जो दिए थे? हेलो, यस सर, कोशिश तो किए। क्वेश्चन कौन सा दिए थे बताओ जल्दी से। The steel is an alloy of iron and carbon. in अच्छा, which तो उसमें ये एम्पेरिकल फॉर्मूला फाइंड आउट करना था क्या? हो Yes. गया, आंसर बताओ। फर्स्ट वाले का आंसर क्या है, जो फर्स्ट पार्ट था? एफईसी। फर्स्ट का एफईसी, चलो ठीक है। सेकंड का? बोलो जल्दी, इतना टाइम क्यों लगा रहे हो? आवाज नहीं। Fe15C12। Fe15C12? नहीं नहीं, सेकंड का आंसर है, चेक कर लो पहले जो जो Fe5C4। थर्ड का Fe13C16 और फोर्थ का FEC। चेक करो तो यही है सबका, एक भी मैच कर रहा है या नहीं? थर्ड वाला नहीं मैच कर रहा है। थर्ड वाला नहीं कर रहा है, फर्स्ट वाला? बाकी सबका बताओ। आवाज नहीं आ रहा है क्या? हेलो, आवाज तो आ रहा है सर। तो ये आंसर नहीं बनाए हो क्या तुम लोग? यस सर। सर पिछले क्लास हाँ, नहीं आया था। तो देख लेना वो, उसमें तो लिखा है, जो नोट्स होगा उसमें तो क्वेश्चन होगा ही। यस ठीक है, सर। ये ट्राई ट्राई कर लेना, ये आंसर है। देखना, फिर नहीं बनेगा तो बताना। इसमें जो जो बनाए हो सारा मैच कर गया आंसर? कौन सा नहीं बना? सर 3 का नहीं किया। थर्ड नहीं मैच कर रहा है, बाकी 1 2 4 हो रहा है। यस सर। तो 2 का तो तुम आंसर कुछ और बोली थी। हम Fe15C12 बोले थे, इसको फोर्स मतलब जब करेंगे तो यही आएगा ना। अच्छा, हाँ, एम्पेरिकल फॉर्मूला लेना है। चलो ठीक है। क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्या था कि व्हाट विल बी द एम्पेरिकल फॉर्मूला इफ ऑल द एटम्स अलोंग वन ऑफ द फेज डायगोनल्स आर रिमूव्ड। तो फेज डायगोनल, कोई भी एक फेज डायगोनल के अलोंग एटम्स रिमूव कर रहे हैं। तो फेज डायगोनल के अलोंग अगर एटम रिमूव करोगे तो यहाँ पे पहले देखो कि फेस Fe एटम्स कहाँ पे प्रेजेंट है। FC लैटिस बना रहा है Fe, है ना? यस सर। Fe अगर FCC लैटिस बना रहा है तो कोई एक फेज डायगोनल ले लो, जैसे मान लो ये है, जैसे हम FCC का ड्रॉ करते हैं पहले। क्यूब है, ठीक है। तो यहाँ पे Fe जो है FCC पे है। FCC मतलब सारे कॉर्नर एटम और हर एक फेस के सेंटर पे, ऐसा ही होगा। तो यहाँ पे मान लेते हैं ये फेस के सेंटर पे एक एटम है, कोई एक फेस के अलोंग ही रिमूव करना है। ठीक है, तो हम ये टॉप सीलिंग वाला फेस कंसिडर करेंगे। ठीक है, तो और यहाँ पे कार्बन एटम्स कहाँ पे हैं? कार्बन एटम एज के सेंटर पे हैं और बॉडी के सेंटर पे। तो कार्बन एटम जो है, ये कार्बन एटम को ऐसे डिनोट करते हैं, ये एज के सेंटर पे। तो सारे एज के सेंटर पे है और एक बॉडी के सेंटर पे, तो टोटल एजेस 12 होते हैं और एक बॉडी के सेंटर पे है। तो यहाँ पे अगर मान लो इस फेस के कोई एक डायगोनल के अलोंग हम लोग एटम्स रिमूव करें, एक मिनट, ठीक है। तो कोई एक फेस कंसिडर कर लो, मान लो हम लोग ये फेस सीलिंग वाला फेस कंसिडर कर रहे हैं और इसके एक डायगोनल के अलोंग
सारे एटम्स रिमूव कर दे रहे हैं। तो अगर फेस डायगोनल के अलोंग एटम रिमूव करोगे तो यहाँ पे कौन सा एटम रिमूव हो रहा है? यहाँ पे तो Fe का ही तीनों एटम रिमूव हो जाएगा ना। Fe का देखो, Fe का 2 कॉर्नर एटम रिमूव हो रहा है, हो रहा है। Fe का 2 कॉर्नर एटम और एक फेस के सेंटर वाला एटम, यही रिमूव हो रहा है ना Fe वाला, बताओ। यस सर। तो यहाँ पे Fe का अगर हम लोग निकालना चाहें कितना एटम्स बचा है इस यूनिट सेल में, तो कॉर्नर वाला 2 अगर रिमूव हो गया तो बचा कितना? कॉर्नर अगर 2 एटम रिमूव हो गया तो 6 बचा। और हर एक कॉर्नर एटम का कंट्रीब्यूशन कितना होता है? 1/8। तो 6 इंटू 1/8 ये कॉर्नर वाला है, ठीक है। प्लस अगर एक फेस, किसी एक फेस डायगोनल के अलोंग रिमूव किए तो एक फेस का भी तो फेस के सेंटर वाला एटम भी तो रिमूव हुआ है Fe का। तो अगर Fe का टोटल फेस के सेंटर पे 6 एटम था ना, 6 फेसेस थे, तो हर एक सेंटर पे एक एक एटम होगा, तो 6, उसमें से एक रिमूव हो गया तो बचा कितना? बचा कितना फेस का सेंटर वाला, बताओ। 5। 5। तो 5 फेस का सेंटर वाला बचा, इनटू हर फेस का सेंटर वाला का कंट्रीब्यूशन हाफ होता है, 5 इंटू 1/2। तो बस इतना ही Fe बचा है। तो इसको ऐड कर लो, कितना आ रहा है? 3/4 प्लस 5/2। तो इसको ऐड करोगे तो ये कितना आ गया? 13/4 हो गया। ये Fe का हो गया 13/4। इसी तरह कार्बन का निकाल सकते हो। तो कार्बन का तो कोई एटम ये रिमूव नहीं होगा ना, क्योंकि हम लोग फेस डायगोनल के लॉन्ग रिमूव किए हैं, तो उसमें तो Fe का ही एटम्स रिमूव होगा। तो कार्बन जहां ऑलरेडी प्रेजेंट था वहीं पे रहेगा। तो कार्बन का एज के सेंटर पे था, तो एज के सेंटर पे 12 एजेस होते हैं, तो हर एक सेंटर पे एक एक एटम होगा, तो 12। और एज के सेंटर वाला कंट्रीब्यूशन कितना होता है? 1/4। तो 12 इंटू 1/4 प्लस एक बॉडी के सेंटर पे था, तो बॉडी के सेंटर वाला कंट्रीब्यूशन तो 1 ही होगा, तो 1 इंटू 1। तो कार्बन का एटम्स हो गया 4। देख लो, यही है। तो यहाँ यस सर। पे Fe और कार्बन का जब रेशियो लोगे तो कितना आ जाएगा? 4 से तुमको मल्टीप्लाई कर देना होगा। तो 4 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये कितना आ जाएगा? 13:16 हो जाएगा। तो इसका एम्पेरिकल फॉर्मूला हम लोग क्या लिख सकते हैं? Fe13 C16 हो गया। बोलो। Yes, sir. और किसे में डाउट है इन चारों में से? बाकी तो बन गया है ना। चलो, तुम लोग का ये देखो, लास्ट क्लास में डेंसिटी वाला कराए थे क्या? डेंसिटी वाला फॉर्मूला The बताओ तो। packing fraction हुआ था। पैकिंग फ्रैक्शन हुआ था, डेंसिटी वाला फॉर्मूला नहीं बताए थे ना। No, sir. चलो, तो आज पहले डेंसिटी वाला कर लेते हैं, उसके बाद आगे करेंगे। ठीक है, एक फॉर्मूला होता है डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल। तो यूनिट सेल का अगर डेंसिटी निकालना चाहें, ये अच्छा, सारे फ्रैक्शन, सारे यूनिट सेल का हम लोग कोऑर्डिनेशन नंबर भी फाइंड आउट किए थे ना। कोऑर्डिनेशन नंबर और पैकिंग फ्रैक्शन और इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स, ये तीनों बताए थे ना। Yes, sir. बीसीसी, एफसीसी और सिंपल क्यूबिक का। ठीक है, तो अब नेक्स्ट हम लोग देख रहे हैं डेंसिटी ऑफ क्रिस्टल। तो डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल देखो, अगर यूनिट सेल का हमको डेंसिटी लिखना है तो वही जो फॉर्मूला होता है मास तो डेंसिटी कोई का। दूसरा कलर यूज करिए ना। चलो ठीक है, मास ऑफ यूनिट सेल बाय वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। ठीक है, डेंसिटी का जो फॉर्मूला होता है मास पर यूनिट वॉल्यूम, तो वही लिख रहा है मास ऑफ यूनिट सेल डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। तो यहाँ पे एक्चुअली हमको डेंसिटी चाहिए, तो मास ऑफ यूनिट सेल क्या होगा? तो उस यूनिट सेल में जितने टोटल नंबर ऑफ एटम्स होंगे उन्हीं की वजह से तो मास आ रहा होगा। तो लिख देंगे हम लोग मास ऑफ ऑल द एटम्स
in 1 unit cell divided by वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। ठीक है, तो मास बाय वॉल्यूम ये होगा डेंसिटी। अब अगर सारे एटम्स आइडेंटिकल होंगे तो, क्योंकि यहाँ पे तो सारे एटम्स आइडेंटिकल ही हम लोग कंसिडर करते हैं। इफ ऑल द एटम्स आर आइडेंटिकल, सारे आइडेंटिकल मतलब स्पेरिकली एज्यूम करते हैं और उनका रेडियस भी सेम रहता है। तो इफ ऑल द एटम्स आर आइडेंटिकल तो हम लोग ये बोल सकते हैं कि अगर हमको टोटल नंबर ऑफ एटम्स पता चल गया तो मास ऑफ वन एटम, किसी भी एक एटम का मास, उसको मल्टीप्लाई कर दोगे नंबर ऑफ इफेक्टिव एटम्स से। ठीक है, किसी एक यूनिट सेल में एटम, तो मास ऑफ वन एटम हम लोग इसको रिलेट कर रहे हैं मोलर मास से। ठीक है, तो हमको पता है कि अगर किसी भी एलिमेंट का Na एटम्स लोगे तो Na एटम्स का मास कितना होता है, m ग्राम। कैपिटल M यहाँ पे मोलर मास है। ठीक है, तो किसी भी एलिमेंट का अगर Na एटम्स का मास अगर लोगे तो उसके मोलर मास के बराबर होगा। तो मोलर मास ये कैपिटल M ग्राम। तो हमको एक एटम का मास चाहिए उस एलिमेंट के, तो एक एटम का मास कितना हो जाएगा, मोलर मास डिवाइडेड बाय एवोगाड्रो नंबर, इतना ही ग्राम हो जाएगा। तो यहाँ पे पुट कर दो, मास ऑफ वन एटम की जगह हम लोग पुट कर सकते हैं m/Na। और यहाँ पे चाहिए हमको इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स, तो किसी भी यूनिट सेल में इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स हम लोग निकालने सीख गए हैं, उसको Z से डिनोट करते हैं। तो Z हो गया इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स। ठीक है, और डिवाइड हम लोग किससे करेंगे, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। तो वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल जो भी हो, जनरली यहाँ क्यूबिकल ही लेंगे सारे, सिंपल जो लिए थे सिंपल क्यूबिक या फिर बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक या फिर फेस सेंटर्ड क्यूबिक, तो क्यूबिकल लैटिस ही लेना है यहाँ पे। तो क्यूबिकल यूनिट सेल अगर होगा तो उसका वॉल्यूम क्या हो जाता है, एक क्यूब हो जाता है। तो एज लेंथ जो होगा क्यूब का, उसका क्यूब ले लोगे। ठीक है, तो वही उसका वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल हो गया। तो ये फॉर्मूला आ जाता है किसी भी क्रिस्टल का। अगर तुमको या डेंसिटी निकालना है यूनिट सेल का, तो हम लोग ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, मोलर मास इनटू इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स डिवाइडेड बाय एवोगाड्रो नंबर इनटू वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। ठीक है, तो ये इसका फॉर्मूला आ गया। अब ये फॉर्मूला को देख लो, इस फॉर्मूले के टाइप पे क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो एक दो क्वेश्चन करा देते हैं, लिख लियो ये फॉर्मूला। Yes, sir. चलो, तो एक क्वेश्चन लिखो, इसके ऊपर एक क्वेश्चन है, नायोबियम। थोड़ा सा कैलकुलेशन होगा इन सभी क्वेश्चंस में। ठीक है, तो कैलकुलेटर यूज कर सकते हो। नायोबियम क्रिस्टलाइजेस इन BCC स्ट्रक्चर if density is 8.55 gram per centimeter cube. Calculate atomic radius of niobium। ठीक है, और मॉलिक्यूलर वेट ऑफ नायोबियम है 93 ग्राम, इसका मोलर वेट है। चलो करो तो।
The 3 angstroms. 3 angstrom, exactly 3। 3 नहीं नहीं, पॉइंट है कुछ से, अप्रोक्सीमेटली बता रहे हैं। ये क्या निकाले हो, रेडियस? यस सर। रेडियस 3 एंगस्ट्रॉम नहीं है। पहले एज लेंथ निकालो, एज लेंथ आया है तुम लोग का, कितना है एज लेंथ यूनिट सेल का? ए का वैल्यू बताओ ना पहले, एज लेंथ जो क्यूब होगा उसका एज लेंथ कितना आया? कैलकुलेटर यूज कर लेना, ठीक है, क्योंकि इन्वॉल्व हो गया, कैलकुलेशन है थोड़ा सा, इसलिए यूज कर लो। So बोलो। हेलो। हेलो, आवाज नहीं आ रहा है क्या? आ रहा है सर, तो बताओ आया किसी का आंसर? एज लेंथ ही बताओ पहले। कैलकुलेटर में डाल रहा है। हाँ करो। So 3.3 into 10 power minus 8 centimeter. हाँ ये आ गया 3.3 इंटू 10⁻⁻8 सेंटीमीटर। तो ये एज लेंथ आया, ठीक है। लेकिन तुमसे क्या पूछा गया, एटॉमिक रेडियस पूछा गया। तो एज लेंथ और एटॉमिक रेडियस के बीच में रिलेशन तो हमको पता ही है ना, क्योंकि बीसीसी टाइप अगर दिया है हमको, तो बीसीसी क्रिस्टल में क्या रिलेशन होता है एज लेंथ और एटॉमिक रेडियस में, याद है? √3 equals to 4r. 4r = √3 है। तो अगर ए का वैल्यू हमको पता चल गया तो आर नहीं निकल जाएगा? 4 by रूट root थ्री 3. आर निकालना है, √3/4 इंटू ए कर लेना है। सॉल्व करो इसको, जब ए आ गया तो आराम से आप कर सकते हो। तो आर कितना आएगा बताओ इसको कैलकुलेट करके। 1.43 angstroms. 1.43 इंटू सेंटीमीटर में रहने दो, या एंगस्ट्रम में भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि यहाँ डेंसिटी तुम्हारे सेंटीमीटर क्यूब में था, तो आंसर इसमें सेंटीमीटर में ही रखो। 1.43 इंटू 10⁻⁻8 सेंटीमीटर, ठीक है। बीसीसी था तो जेड इफेक्टिव कितना लियो, जेड का वैल्यू तो 2 हो जाएगा ना, Yes sir. ठीक है। तो डायरेक्ट वही फॉर्मूला यूज कर लेना है। चलो एक और क्वेश्चन देते हैं। क्वेश्चन है सिंपल सा ही क्वेश्चन है। क्वेश्चन है एल्यूमिनियम क्रिस्टलाइजेस in a FCC structure with metallic radius R equal to 125 picometer। फर्स्ट पार्ट निकालना है, what is the length, what is the edge length of the unit cell, और दूसरा how many unit cells are there
in 1.001 centimeter cube of aluminium. ठीक है, करो. Three point five three into 10 to the power minus 8 centimeter. एज लेंथ ए आ गया 3.53 into 10 to the power minus 8 सेंटीमीटर. बाकी सेकंड वाला Two point two seven into 10 to the power 22. नंबर ऑफ यूनिट सेल्स कितना आ गया 2.27 into 10 to the power 22. ठीक है, आ रहा है यही आंसर सबका. मैच कर लो. हो गया, बताओ बाकी लोग.
आया बाकी लोगों का? यस सर। सेम आंसर आ गया ना? Yes, sir. चलो, तो ये हो गया डेंसिटी वाला पार्ट हो गया। चलो इसमें आगे नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं क्लोज पैकिंग। ठीक है, क्लोजेस्ट पैकिंग मतलब और कितने टाइप्स के क्लोजेस्ट पैकिंग पॉसिबल हो सकते हैं। तो क्लोज पैकिंग ऑफ स्पीयर्स, तो इसको समझने के लिए इसको एक्चुअली एक्सप्लेन करना से मुश्किल है। एक वीडियो प्ले करते हैं, उसमें आराम से एनिमेशन के थ्रू क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो ये एनसीईआरटी में भी देखोगे, एनसीईआरटी में भी ये दिया हुआ है, तो एक बार देख लो, फिर एक बार उसके बाद पढ़ोगे तो सारा क्लियर हो जाएगा। तो ये प्ले करते हैं, रुको एक मिनट, ये वीडियो है, can be easily रुको। understood. दिख रहा है क्या स्क्रीन? Yes, sir. हेलो, आवाज आ रहा है? The three-dimensional modes of packing can be प्ले easily हो रहा है ना अच्छे से? Yes, sir. understood by dividing the whole process into three अच्छा से steps. देखना। Close packing of spheres in one ये dimension देखो अलग अलग करके है, understood by तीन dividing स्टेप the में whole हम लोग करेंगे, process into three 1 steps. डायमेंशन, 2 डायमेंशन और 3 डायमेंशन, तीनों में बताया जाएगा। ठीक है, तो पहले देखो एक बार अच्छे से, थोड़ा और वॉल्यूम बढ़ा दीजिए ना। वॉल्यूम तो ठीक है। Close packing ठीक of है, spheres in one dimension. Yes, sir. In one-dimension close packing, there is just one way of arranging the spheres. Here, the spheres are arranged in a row, touching one another. As a result, each sphere is in contact with two neighboring spheres. Thus, in one-dimensional close packing, the coordination number is 2. Close packing of spheres in two dimension. Close packing structures in two dimension can be generated by stacking rows of one-dimensionally closed packed spheres, one above the other. This can be done in two ways: square close packing and hexagonal close packing. Square close packing. In this type of packing, the second row of spheres is placed in contact with first row in such a way that the spheres of the second row are placed exactly above the spheres of first row. In such an arrangement, the spheres are aligned horizontally and vertically such that each sphere is in contact with 4 other spheres. So, the coordination number is 4. If we call the first row as A-type row, the second row being exactly same as the first row, so it is also called as A-type. If we keep on placing such similar rows one above the other, then such an arrangement is known as AAA type of arrangement or square packing. Hexagonal close packing. In this type of packing of spheres, the second row of spheres is placed in a staggered manner such that the spheres fit in the depressions of the first row. If we call the first row as A type, then as the second row is different from the first row, it can be called as B type. Now, if we place a third row above the second row in the similar manner, we will observe that the third row spheres are aligned with those of first layer, and each sphere is in contact with 6 other spheres. So, the coordination number is 6. Similarly, on placing the fourth layer, we will observe that the fourth row of spheres are aligned with those of second layer. Hence, this type of arrangement
is known as ABAB type of arrangement or hexagonal close packing. दोनों में डिफरेंस समझ में आ गया ना? 2 डायमेंशन में 2 टाइप का पैकिंग होता है, एक स्क्वायर वाला और दूसरा हेक्सागन वाला। क्लियर है ना? Yes, sir. चलो नेक्स्ट देखो। If we compare square close packing with hexagonal close packing, we will observe that empty spaces are less in hexagonal close packing than compared to square close packing. Now, what are these empty spaces and what role do they play in packing efficiency? The empty spaces in between the spheres are known as voids. These voids are responsible for decrease in packing efficiency of the solid crystal. More the number of voids, less is the packing efficiency of the crystal. Now, you must be wondering what is meant by packing efficiency. We have discussed about this in later part of the section. Now let us study about close packing in 3 dimension. 3-dimensional close packing from 2-dimensional square close packed layers. This type of packing is obtained by placing 2-dimensional square closed packed layer above the first one, such that the spheres of the second layer are exactly above the spheres of the first layer. In this arrangement, the spheres of both the layers are perfectly aligned horizontally and vertically. On arranging layers one after the other in this pattern, we will observe that each sphere is in contact with 6 other spheres. 4 from the same layer, 1 from the layer above, and 1 from the layer below that sphere. So, the coordination number is 6. If we call the first layer as A type, and since all the layers are also of the same type, this kind of arrangement is known as AAA type of arrangement. On observing carefully, we will find that this arrangement has generated a simple cubic lattice and its unit cell is primitive cubic unit cell. Dimensional close packing from 2-dimensional hexagonal closed pack layers. The 3-dimensional hexagonal closed pack structure can be obtained by placing 2-dimensional hexagonal structures one layer above the other. Placing second layer over the first layer. Let us take a 2-dimensional hexagonal closed packed layer A. Notice this layer has triangular voids. Place a similar closed packed layer in such a way that the spheres of the second layer are placed in depressions of the first layer. As the spheres of the second layer are aligned differently as compared to the first layer, so let us call this layer as B type. On observing, we will notice that not all the triangular voids of the first layer are covered by the spheres of the second layer. This gives rise to a different arrangement and different voids. Voids. There are 2 types. क्या समझ में आया ये? हेलो? Yes, sir. चलो थोड़ा सा अब इसका दिक्कत लग रहा है इमेजिनेशन करने में, ये वाला जो अभी टेस्ट प्ले हुआ। एक बार फिर से देख लो, क्लियर हो जाएगा। ठीक है? Yes, sir. Of the other. That this arrangement has generated a simple cubic lattice
and its unit cell is primitive cubic unit cell. Dimensional close packing from two-dimensional hexagonal closed pack layers. The three-dimensional hexagonal closed pack structure can be obtained by placing two-dimensional hexagonal structures one layer above the other. Placing second layer over the first layer. Let us take a two-dimensional hexagonal closed packed layer A. Notice this layer has triangular voids. Place a similar closed packed layer in such a way that the spheres of the second layer are placed in depressions of the first layer. As the spheres of the second layer are aligned differently as compared to the first layer, so let us call this layer as B type. On observing, we will notice that not all the triangular voids of the first layer are covered by the spheres of the second layer. This gives rise to a different arrangement and different voids. क्या हुआ अब क्लियर? Yes, sir. ठीक है, अब वॉइड्स के बारे में बताया जाएगा, ठीक है, वो भी देख लो कि कितने टाइप्स के वॉइड्स होते हैं, ठीक है। Voids. There are two types of voids. Tetrahedron voids, denoted by T, octahedron voids, denoted by O. Let us study how these voids are formed. When we place a closed packed layer above the depressions of the first layer, we will notice that at some places the triangular voids of the first layer are being covered by the spheres of second layer. At such places, a type of void is formed. This type of void is known as tetrahedral void, T, since a tetrahedron is formed by joining the centers of the four surrounding spheres. While at other places, we will notice that the triangular voids of the first layer coincides with the triangular voids of the second layer, such that their triangular shapes do not overlap. At such places, another type of void is formed. This type of void is known as octahedral void, O, since an octahedron is formed by joining the centers of the six surrounding spheres. Now, in case we need to देखो, calculate, ये जो टेट्राहेड्रल वॉइड और ऑक्टा, दो टाइप के वॉइड हैं, ठीक है, इसको ऐसे भी समझ सकते हो। टेट्राहेड्रल वॉइड कब फॉर्म होता है? दो ही टाइप्स के वॉइड होते हैं जनरली, हम लोग इसमें देखेंगे, टेट्राहेड्रल और ऑक्टाहेड्रल। तो टेट्राहेड्रल वॉइड में एक टेट्राहेड्रॉन जैसा स्ट्रक्चर बनेगा, ठीक है। तो इसमें देख सकते हो कि ये कब फॉर्म होगा। टेट्राहेड्रल वॉइड फॉर्म होता है जब तीन एटम, मान लो ये ऐसे क्लोज कांटेक्ट में है आपस में, और तीन एटम्स के बीच में ये कुछ इस टाइप का ये ट्रायंगुलर वॉइड क्रिएट हो रहा है। ये ट्रायंगुलर वॉइड है, और फोर्थ एटम जो है जस्ट इसके पहले वाले लेयर का जो ट्रायंगुलर वॉइड है इसके ऊपर हम लोग ऐसे प्लेस कर दिए, ठीक है। फोर्थ वाला एटम जस्ट ट्रायंगुलर वॉइड के ऊपर प्लेस हो गया। तो यहाँ पे जो वॉइड है ना, ये जो वॉइड क्रिएट हुआ है इसी को बोला जाता है टेट्राहेड्रल वॉइड। समझ में आया? ठीक है, तो ये है Yes, sir. टेट्राहेड्रल वॉइड। तो टेट्राहेड्रल वॉइड कब फॉर्म होगा? जब ट्रायंगुलर वॉइड, पहले लेयर का जो ट्रायंगुलर वॉइड होगा उसके डायरेक्टली ऊपर हम लोग एक एटम रख देते हैं। उस ट्रायंगुलर वॉइड के डायरेक्टली ऊपर अगर एक एटम प्लेस कर दें तो वो जो वहां पे वॉइड क्रिएट होगा, वॉइड तो वहां पे जो पहले से है एग्जिस्ट कर रहा है, और उसके ऊपर एक और हम लोग एटम रख दिए, जस्ट उसके ऊपर डायरेक्टली प्लेस कर दिए, तो वहां पे जो कैविटी होगा ना, उसी कैविटी को बोला जाता है टेट्राहेड्रल वॉइड। और टेट्राहेड्रल वॉइड
कितने एटम से सराउंडेड है, देख लो कितने एटम्स के क्लोज कांटेक्ट में है वो, 4। 4। ठीक है, तो टेट्राहेड्रल वॉइड 4 एटम्स के क्लोज कांटेक्ट में होगा। तो ये हो गया टेट्राहेड्रल वॉइड। नेक्स्ट होता है ऑक्टाहेड्रल, सेकंड वाला है ऑक्टाहेड्रल वॉइड। तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड को ऐसे समझ सकते हो कि इसमें मान लो एटम, ये एक लेयर है ऐसे, ठीक है, ये ऐसे है। तो यहाँ जो कैविटी है इन ट्रायंगुलर वॉइड है। अब दूसरा लेयर जो हम लोग प्लेस कर रहे हैं ना, इसको इन्वर्ट करके प्लेस कर दे रहे हैं। ये जैसे एक ऐसे बना हुआ है ना, 2 स्पीयर ऊपर है और एक नीचे ऐसे। तो दूसरा वाला लेयर जो बनाएंगे हम लोग, इस नीचे वाले लेयर का जस्ट अपोजिट कर देंगे। अपोजिट मतलब एक ऊपर कर दो और 2 स्पीयर नीचे कर दिए। ठीक है, तो ये इस टाइप का अरेंजमेंट। इसको दूसरे कलर से शो करते हैं तब समझ में आएगा। ठीक है, एक लेयर ये है, दूसरा वाला जो लेयर इसके ऊपर दे रहा है वो जस्ट इसका उल्टा लेयर दे देंगे। ठीक है, मतलब एक स्पीयर ऊपर कर दिया, 2 स्पीयर नीचे कर दिए। तो अब यहाँ देखो एक कैविटी क्रिएट हो रहा है, देखो है यहाँ पे सर दोनों का वॉइड का ये बीच जो, में। हाँ दोनों के वॉइड के जो बीच में जो कैविटी है, इसी कैविटी को बोला जाता है, ये है ऑक्टाहेड्रल वॉइड। ठीक है, तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड कब फॉर्म होगा, जब वो कैविटी जो है कितने एटम से सराउंडेड है, बताओ। ऑक्टाहेड्रल 6। वॉइड का जो कैविटी है वो टोटल 6 एटम से सराउंडेड है। तो यहाँ पे 6 एटम्स क्लोज कांटेक्ट में है, लेकिन टेट्राहेड्रल वॉइड में 4 एटम्स क्लोज कांटेक्ट में होता है। तो इन सब के सेंटर को जब ज्वाइन करोगे तो एक ऑक्टाहेड्रॉन जैसा शेप आता है, इसीलिए इसका नेम रखा गया ऑक्टाहेड्रल वॉइड। और ये टेट्राहेड्रल वॉइड में एक टेट्राहेड्रॉन टाइप का स्ट्रक्चर बनेगा सारे के सेंटर को अगर ज्वाइन करोगे तो इसलिए ये टेट्राहेड्रल वॉइड है। तो ये 2 टाइप्स के वॉइड होते हैं, ऑक्टाहेड्रल वॉइड और टेट्राहेड्रल वॉइड। ठीक है, यहाँ पे एक और चीज होता है कि नंबर ऑफ, किसी भी यूनिट सेल में अगर तुमसे पूछा जाए कि नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड्स कितना होगा, तो नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड्स जो है, इट इज ऑलवेज, ये फॉर्मूला है, ये हम लोग देखेंगे भी, नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड्स। ठीक है, ये जो होता है ना, ऑलवेज 2 टाइम्स ऑफ जेड इफेक्टिव, मतलब जितना इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स होगा उस यूनिट सेल का, उसका हमेशा टेट्राहेड्रल वॉइड्स दुगना होगा। ठीक है, तो ये हो गया नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड्स। और नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स किसी भी यूनिट सेल में, ये हमेशा इक्वल टू जेड इफेक्टिव के बराबर, जितना उस यूनिट सेल का इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स होगा उसके जस्ट इक्वल होगा ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स। लेकिन टेट्राहेड्रल वॉइड्स जो है उसका दुगना हो जाएगा, जेड इफेक्टिव जो इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स होंगे उसका हमेशा दुगना होगा। ठीक है, तो ये हम लोग देखेंगे, भी काउंट करके भी दिखाएंगे एफसीसी में कि ये आ रहा है कितना, कहाँ कहाँ पे प्रेजेंट होता है टेट्राहेड्रल और ऑक्टाहेड्रल। तो ये 2 टाइप्स के वॉइड होते हैं। तो क्लियर है ना वॉइड का, एक टेट्राहेड्रल और ऑक्टाहेड्रल, समझ में आ गया दोनों कैसे फॉर्म होता है। यस सर। चलो ठीक है, अब देखो आगे। चलो, The net is formed by joining the centers of the 6 surrounding spheres. Now, in case we need to calculate the number of tetrahedral and octahedral voids in a crystal structure, then just knowing the number of spheres will serve the purpose. Suppose there are n spheres in the crystal structure, then the number of octahedral voids generated is equal to एन जो है n. यहाँ पे इफेक्टिव नंबर ऑफ number of एटम्स है। ठीक है, इफेक्टिव नंबर ऑफ स्पेयर्स है, टोटल नंबर नहीं है, इफेक्टिवली कितना आ रहा है। tetrahedral voids generated is equal to 2n. Placing third layer over second layer.
Now let us place third layer over second layer. Stacking of third layer over second layer can be done in two ways. First, by covering tetrahedral voids. Second, by covering octahedral voids. By covering tetrahedral voids. The tetrahedral voids of the second layer can be covered by placing the spheres of the third layer over them. On doing so, the spheres of the third layer will get exactly aligned with the spheres of the first layer. ये समझ में आ रहा है Hence, अभी जो प्ले हुआ, जो वहां पे Yes, दो sir. लेयर बना था ना, हाँ, No, sir. दो लेयर जो बना था ना इससे पहले, अभी तक जो हम लोग देखे थे दो ही लेयर वाला देखे थे ना, जिसमें Yes, sir. टेट्राहेड्रल वॉइड का जो डिस्कशन हुआ था, एचसीपी वाला जो लेयर था, एचसीपी में एक लेयर नीचे था, ए लेयर, जिसके बाद उसका ट्रायंगुलर वॉइड जो नीचे वाले लेयर का था उसको जो कवर किया गया, उस ट्रायंगुलर वॉइड के ऊपर जब प्लेस करना स्टार्ट किया गया, दूसरा लेयर जब एचसीपी वाला उस पर डाला गया, तो वो बी लेयर बना था, ए और बी दो डिफरेंट लेयर आया था ना उसमें। Yes, sir. तब उसी के ऊपर एक तीसरा लेयर रखा जा रहा है। तो तीसरा लेयर रखने का दो तरीका है। दो तरीका वही है कि जो दूसरे लेयर का टेट्राहेड्रल वॉइड है, एक उसको कवर करेंगे हम लोग, ठीक है। दूसरा वाला जो लेयर होगा वहां पे दोनों वॉइड्स प्रेजेंट होंगे, टेट्राहेड्रल वॉइड भी होंगे और ऑक्टाहेड्रल वॉइड भी होंगे। तो एक तरीका है कि हम लोग टेट्राहेड्रल वॉइड को कवर करेंगे दूसरे वाले लेयर का, और दूसरा तरीका है हम लोग ऑक्टाहेड्रल वॉइड को कवर करेंगे, ठीक है। तो वही चीज एक्सप्लेन किया जा रहा है। तब उसको कैसे कवर किया जा रहा है, उसके कवर करने पे किस टाइप का स्ट्रक्चर बनेगा, वो चीज यहाँ पे बताया जा रहा है। तो अच्छे से ध्यान से देखो, समझ में आ जाएगा तुरंत, कुछ है नहीं इसमें। देखो देखो एक बार फिर से प्ले करते हैं। placing third layer over second layer. Now let us place third layer over second layer. Stacking of third layer over second layer can be done in two ways. First, by covering tetrahedral voids. Second, by covering octahedral voids. By covering tetrahedral voids. The tetrahedral voids of the second layer can be covered by placing the spheres of the third layer over them. On doing so, the spheres of the third layer will get exactly aligned with the spheres of the first layer. So, if we can call the first layer as A type and the second layer as B type, then the third layer will also be A type. As the pattern of spheres is repeated alternately in other layers, so this pattern is known as AB-AB pattern, and the structure formed is known as hexagonal close packed HCP structure. समझ में आया अब? सर मतलब 2 डायमेंशनल लेयरिंग में भी हम लोग वही एबी पैटर्न फॉलो किए, और अब उसको 3 डायमेंशनल लेयरिंग में भी हम लोग वही पैटर्न फॉलो करें, तो उसको हेक्सागोनल क्लोज्ड पैक स्ट्रक्चर बोलेंगे। हाँ, हेक्सागोनल में वही एबी पैटर्न ही चलता है, 2 डायमेंशनल में भी और 3 डायमेंशनल में भी। क्योंकि 3 डायमेंशनल में हेक्सागन कैसे बना, मतलब एबी पैटर्न कैसे आया, जब हम लोग टेट्राहेड्रल सेकंड लेयर का जो टेट्राहेड्रल वॉइड था उसको अगर कवर करने जा रहे हैं, सारे टेट्राहेड्रल वॉइड को अगर कवर करोगे तो जो तीसरा लेयर है ना, वो देखोगे फर्स्ट वाले लेयर से एग्जैक्टली मैच कर रहा है, तो इसलिए यहाँ पे एबी पैटर्न जनरेट हो रहा है, ठीक है। यस सर। तो वही चीज है ये। तो ये HCP का 2 डायमेंशनल में भी एबी पैटर्न जनरेट होगा और 3 डायमेंशनल में भी एबी वाला पैटर्न ही जनरेट होगा। क्लियर है? अब दूसरा वाला जो बताया जाएगा सेकंड, हम लोग अभी सेकंड वाले लेयर का कौन सा वॉइड कवर किए थे, टेट्राहेड्रल वॉइड कवर किए थे, टेट्राहेड्रल वॉइड ही कवर किया गया है ना थर्ड लेयर प्लेस करने के लिए। यस सर।
तो उससे ए बी पैटर्न जनरेट हुआ HCP वाला। अब अगर ऑक्टाहेड्रल वॉइड को कवर करेंगे तो उससे अलग पैटर्न जनरेट होगा, तो वो बताया जाएगा अभी। ठीक है, तो देखो चलो। And the structure formed is known as hexagonal close packed HCP structure. In this type of structure, each sphere is in contact with 12 other spheres, 6 from the same layer, 3 from the bottom layer, and 3 from the top layer. So the coordination number is 12, तो थोड़ा लैग कर रहा था अभी। covering octahedral. 1 मिनट रुको, अभी प्ले हो रहा है। Structure formed is known as यस सर। hexagonal close packed HCP structure. In this type of structure, each sphere is in contact with 12 other spheres, 6 from the same layer, 3 from the bottom layer, and 3 from the top layer. So the coordination number is 12, ठीक है, कोऑर्डिनेशन नंबर क्लियर है। covering जो कोई भी एक Yes, एटम sir. अगर लोगे तो उसी लेयर में वो 6 एटम्स के क्लोज कांटेक्ट में होगा, 3 उसके ऊपर वाला और 3 जस्ट उसके नीचे, तो कोऑर्डिनेशन नंबर 12 हो गया। ठीक है, अब नेक्स्ट है बाय कवरिंग ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स। तो इसमें देखते हैं कौन सा पैटर्न जनरेट होता है। octahedral voids. The octahedral voids of the second layer can be covered by placing the spheres of the third layer over them. On doing so, the spheres of the third layer are not aligned with the spheres of either first layer or second layer. So, if we call the first layer as A type and the second layer as B type, then this third layer will be C type. Now, if we place the fourth layer over the octahedral voids of the third layer, then the sphere gets aligned with the spheres of the एक first layer. बोलो। Thus, this कुछ नहीं। क्या एक बार फिर से करना है प्ले, देख लो। ऑक्टाहेड्रल वॉइड बता चुके हैं ना, तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड को कवर किया जा रहा है। ठीक है, इससे पहले वाला जो केस था वो टेट्राहेड्रल वॉइड को कवर किया गया था। तो उससे जो नया पैटर्न बना था, नया जो लेयर बना था, वो बिल्कुल एग्जैक्टली फर्स्ट वाले लेयर से मैच हुआ था। तो वहां पे ए बी पैटर्न था। यहाँ पे जब ऑक्टाहेड्रल वॉइड को कवर करने जाओगे तो तीसरा वाला जो लेयर है वो ना तो बी से मैच करेगा ना ही ए से मैच करेगा, तो वो बिल्कुल इंटायरली डिफरेंट आएगा। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे देखना पैटर्न अलग होगा। देखो ये सारे ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स हैं सेकंड लेयर का। दिख रहा है ना ये ऑक्टाहेड्रल वॉइड कैसे है। यस सर। इससे पहले वाला डिफरेंस समझ पा रहे हो? इससे पहले वाला टेट्राहेड्रल वॉइड था, तो सेकंड लेयर के ऊपर से जो फर्स्ट लेयर का वॉइड दिख रहा है वो सब ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स है। हाँ, जो दोनों लेयर के बीच में जो गैप दिख रहा है ना, वो सारा थोड़ा, वो सारा ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स है। और फिर टेट्राहेड्रल जो ट्रायंगल दिख रहा था वो सर। हाँ, सेकंड लेयर का जो ट्रायंगुलर वॉइड है वही सारा टेट्राहेड्रल वॉइड होगा। ठीक है, यस सर। तो इस पे देखो, अगर ये ऑक्टाहेड्रल वॉइड को कवर करने जाओगे तो इस पे अगर एटम्स प्लेस होगा तो ये ना तो फर्स्ट वाले लेयर से मैच कर रहा है ना ही सेकंड वाले लेयर से मैच कर रहा है। मैच कर रहा है क्या? नो सर। तो ये पैटर्न बिल्कुल क्या होगा, डिफरेंट पैटर्न होगा। ठीक है, तो अगर पहले वाले लेयर को ए लोगे, दूसरे वाले को बी, तो तीसरा वाला क्या हो जाएगा, सी। ठीक है, तो यहाँ पे लेकिन इसके ऊपर जब चौथा वाला लेयर पुट करेंगे, फोर्थ वाला, तो फोर्थ वाला लेयर पुट करेंगे मतलब तीसरे वाले का ऑक्टाहेड्रल वॉइड को कवर करोगे। तो जब तीसरे वाले लेयर का ऑक्टाहेड्रल वॉइड कवर करने जाओगे तो देखोगे कि जो फोर्थ लेयर बनेगा वो पहले वाले लेयर से मैच कर रहा होगा, फर्स्ट वाले से। तो यहाँ पे जो पैटर्न जनरेट होगा एबीसी टाइप होगा, एबीसी ऐसे रिपीट होगा। ठीक है,
Yes, sir. चलो देखो, layer can be is 12, covering octahedral voids. The octahedral voids of the second layer can be covered by placing the spheres of the third layer over them. On doing so, the spheres of the third layer are not aligned with the spheres of either first layer or second layer. So, if we call the first layer as A type and the second layer as B type, then this third layer will be C type. Now, if we place the fourth layer over the octahedral voids of the third layer, then the sphere gets aligned with the spheres of the first layer. Thus, this pattern is known as ABC type, and the structure formed is known as cubic close packed CCP or face centered cubic ठीक है। FCC तो ऐसे structure. स्ट्रक्चर को बोला जाता है सीसीपी या फिर एफसीसी, फेस सेंटर्ड क्यूबिक या फिर सीसीपी। तो एचसीपी और सीसीपी में ये डिफरेंस है। एचसीपी का स्ट्रक्चर जो होगा वो एबी टाइप होगा, एबी टाइप होगा या पैटर्न फॉलो करेगा। सीसीपी या एफसीसी का कैसा होगा, एबीसी पैटर्न। ठीक है। Yes, sir. In this type of structure, each sphere is in contact with 12 other spheres, 6 from the same layer, 3 from the bottom layer, and 3 from the top layer. So, the coordination number is 12. ठीक, तो यहाँ भी कोऑर्डिनेशन नंबर 12 ही होगा। ठीक है, क्लियर है ना Yes, ये? sir. चलो, तो ये अगर समझ में आ गया तो इसमें देखो क्लोजेस्ट पैकिंग एक बार एनसीईआरटी से देखोगे तो एनसीईआरटी में भी सेम चीज दिया हुआ है, तो अब पढ़ोगे तो अब आराम से समझ में आ जाएगा कि कितने टाइप्स के क्लोजेस्ट पैकिंग, 3 टाइप्स में हम लोग देख सकते हैं, एक 1 डायमेंशनल में, 2 डायमेंशनल में और 3 डायमेंशनल में। ठीक है, तो 1 डायमेंशनल में तो एक ही तरीका हो गया अरेंज करने का, 2 डायमेंशनल में 2 तरीका था, एक स्क्वायर वाला बना था, दूसरा हेक्सागन वाला बना था, है ना? Yes, sir. और 3 डायमेंशनल वाले में क्या था कि हेक्सागन वाले को लिए थे हम लोग, और वो स्क्वायर वाले का अगर 3 डायमेंशनल बनाओगे Simple तो cubic आया था. वो तो सिंपल क्यूबिक होगा। अब हेक्सागन वाले का अगर हेक्सागन वाला 2D जो है उसका अगर 3 डायमेंशनल बनाओगे तो वहां पे दो टाइप्स पॉसिबल होगा। एक हम लोग टेट्राहेड्रल वॉइड को कवर करके और दूसरा ऑक्टाहेड्रल वॉइड को कवर करेंगे। तो टेट्राहेड्रल वॉइड को कवर करोगे तो वो एबी पैटर्न वही एचसीपी वाला ही होगा, और अगर ऑक्टाहेड्रल वॉइड को कवर करने जाओगे तो वहां पे 3 पैटर्न बनेगा, एबीसी टाइप पैटर्न। ठीक है, तो वो एबीसी वाले पैटर्न को हम लोग सीसीपी बोलते हैं, क्यूबिक क्लोजेस्ट पैकिंग या फिर एफसीसी। ठीक है, तो यहाँ तक कोई डाउट है? देखो बताओ। तो ज्यादा पैकिंग एफिशिएंसी किसका होगा, सीसीपी या फिर एफसीपी, एचसीपी सॉरी? एचसीपी। चलो एचसीपी का अभी पैकिंग एफिशिएंसी, क्योंकि सीसीपी और एफसीसी दोनों बराबर ही है, सेम ही होता है, तो एफसीसी का तो पैकिंग एफिशिएंसी निकाल ही चुके हैं ना हम लोग। यस सर, कितना था? 74% था शायद। हाँ, तो अब हमको एचसीपी का पैकिंग एफिशिएंसी निकालना है, तो एचसीपी का भी हम लोग कैलकुलेट कर ही लेते हैं। ठीक है, एचसीपी हेक्सागोनल प्रिमिटिव यूनिट सेल। या फिर हेक्सागोनल क्यूबिक क्लोजेस्ट पैकिंग। तो अब देखो इसका एचसीपी का 3D वाला ले रहे हैं हम लोग। ठीक है, इसका पैकिंग एफिशिएंसी निकालना है, तो एचसीपी में देखोगे 3D वाले में अरेंजमेंट कुछ इस टाइप का था। देखो इसमें अगर ड्रॉ कर रहे हैं हम, सारे एटम्स के सेंटर को ज्वाइन कर रहे हैं, तो ऊपर वाला जो लेयर था
उसमें से कुछ इस टाइप का अरेंजमेंट था। यहाँ पे देखो ऐसे ड्रॉ कर दे रहे हैं, जैसे मान लो एक ये है, अब इसके सराउंडिंग में जिस टाइप का था, एक मिनट, ठीक है, इसके सराउंडिंग में ये ऊपर वाला है इसी तरह, ये ठीक है। इन सभी के सेंटर्स को अगर तुम ज्वाइन करोगे तो एक देखो हेक्सागन टाइप का पैटर्न बन रहा था। इन सभी का अगर सेंटर को ज्वाइन करोगे तो ये 3D में कुछ इस तरह का होता है, ये हेक्सागन, और बीच में भी एक यहाँ पे है ना। तो इसी चीज को यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये ऊपर वाला है। अब ये फर्स्ट ए बी पैटर्न था ना, तो ये ए है। बी वाले में देखोगे, बी वाला पैटर्न कैसा था, ये इसके नीचे जस्ट कितने एटम्स होंगे, 3 एटम्स के ये क्लोज कांटेक्ट में था। तो यहाँ पे 3 एटम्स मिलोगे, तो ये कुछ बी वाला पैटर्न जो है ये इस टाइप का होता है, ठीक है। उसके बाद जब फिर तीसरा वाला जो सबसे नीचे वाला लेयर है, ठीक है, तो सबसे नीचे वाला लेयर वही ए लेयर ही होगा। तो ए लेयर भी बिल्कुल पहला वाला जो लेयर, ऊपर वाला जो लेयर है उसी के जैसा होगा बिल्कुल नीचे। तो ए वाला भी लेयर सेम वैसा ही होगा। देख रहे हो ना, हम लोग सिर्फ टेट्राहेड्रल वॉइड कवर करके ही वो लेयर बना था ना, उस टाइप का पैटर्न। यस सर। तो वही चीज कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो ये देखो यहाँ भी इनको ज्वाइन करोगे के सेंटर को, तो ये हेक्सागन टाइप का यहाँ पे भी पैटर्न बनेगा। ठीक है, यहाँ पर सब। तो ये है, इसको जब 3D में व्यू करोगे ना तो ये कुछ इस टाइप का दिखेगा। ए लेयर ए है, बी और फिर ए आ गया। तो इसको हम लोग ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं, इसका रिप्रेजेंटेशन अगर करना चाहें तो यहाँ पे ड्रॉ कर रहे हैं, क्योंकि पैकिंग एफिशिएंसी हमको कैलकुलेट करना है। तो पैकिंग एफिशिएंसी कैलकुलेट करने के लिए इसका ये रिप्रेजेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखो ये सारे एटम्स हैं यहाँ पे, सारे एटम्स कांटेक्ट में हैं, ठीक है, और बीच में सेंटर में भी एक एटम है। इसको 3D है, नीचे ऐसे करोगे, इसको थोड़ा सा अंदर लेना होगा। तो इसको पूरा नीचे ले लेते हैं, ये पूरा एक फेज यहाँ बना। ठीक है, इन सबको ज्वाइन कर दो। अब इधर से ऐसा हो गया। ठीक है, ये 3D में है, ऐसे इस टाइप का कुछ अरेंजमेंट होगा। और यहाँ पे सेंटर पे एक एटम, दोनों का सेंटर पे है, ठीक है।
समझ में आ रहा है? दिख रहा है ना अच्छे से? यस सर। ठीक है, तो ये कुछ इस टाइप का होगा। और बीच वाले जो 3 एटम है ना, ये देखो, ये 3 जो एटम है ये पूरा इसके अंदर होगा। ठीक है, ये इस टाइप का ट्रायंगुलर फॉर्म में होगा। ये पूरा इस जो हेक्सागन 3D वाला हो रहा है, इसके पूरा अंदर होगा ये तीनों। इस टाइप से ट्रायंगल बन रहा होगा। विजुअलाइज करो, ऊपर से 6 एटम है ऐसे हेक्सागन के फॉर्म में, और नीचे 6 एटम है, और उसके बीच अंदर में वो जो हेक्सागन 3D वाला बनेगा 2 लेयर से, एक ऊपर, एक फर्स्ट वाला लेयर, एक थर्ड वाला लेयर। ठीक है, और बीच में 3 एटम जो है उसके कंप्लीटली अंदर है। समझ आ रहा है? यस सर। अब इसका हमको पैकिंग एफिशिएंसी निकालना है। तो अब देखो, इसका पैकिंग फ्रैक्शन निकालने के लिए सबसे पहले हमको इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स चाहिए। इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स अगर मिल गया, उसके बाद हमको क्या चाहिए होगा? रिलेशन चाहिए होगा यूनिट सेल और उसके बीच में, एज लेंथ ऑफ यूनिट सेल और रेडियस ऑफ स्फीयर के बीच में रिलेशन चाहिए होगा, तभी पैकिंग फ्रैक्शन हम लोग निकाल सकते हैं। सबसे तो ये पहले जो हम लोग बनाए हैं आप वो एक यूनिट सेल है? हाँ, ये पूरा एक यूनिट सेल है। तो इसका हम लोग सबसे पहले इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स कैलकुलेट करते हैं। बताओ, जेड इफेक्टिव इसमें बता सकते हो क्या कितना होगा? तो जो बी लेयर वाला तीनों एटम पूरा अंदर है? तो बी लेयर वाला तो वो पूरा अंदर ही रहेगा ना उसमें। ऊपर 6 एटम है, ठीक है, 6, और बीच में सेंटर में एक एटम है, और नीचे भी वैसे ही है। बीच वाला जो 3 एटम वाला है वो तो उसके अंदर ही रहेगा ना पूरा। 3D में अगर व्यू करोगे ऊपर से नीचे तक, तो वो तीनों जो एटम है बीच वाला, वो तो उसी के अंदर रहेगा ना, फिट होगा पूरा। यस सर। तो यहाँ पे पहले बताओ जेड इफेक्टिव इसका कितना होगा? सर 5। जेड 5। चलो देखते हैं। अब देखो, ये जो यूनिट सेल है, इसमें जो कॉर्नर वाले 6 एटम्स हैं, ये सब कॉर्नर वाले इन द सेंस मतलब ये हेक्सागन जो बना रहा है, इन सभी का कंट्रीब्यूशन कितना होगा उस यूनिट सेल के लिए? बताओ। 1/6। 1/6 होगा। कितना पार्ट उसका उस यूनिट सेल में लाई कर रहा है स्पीयर का? 1/3 लाई कर रहा है ना। ये एंगल कितना होगा? तो 120 तो डिग्री। 1, तो अगर 120। एंगल हो तो 120 है, तो उसका 1/3 पार्ट ही तो है उसके अंदर। तो सर जो वो प्लेन है उसका आधा एटम उसके ऊपर होगा आधा नीचे होगा, तो फिर सर उसको पहले हाफ करना होगा ना? हाँ, तो वो हाफ करेंगे हम लोग पहले। अभी जस्ट पूछ रहे हैं उस स्पीयर का उस यूनिट सेल में कितना पार्ट आ रहा है। अगर 120 डिग्री है उसका, तो 1/3 ही होगा ना। यस सर। 1/3 तो वैसे हो गया, और प्लस 1/3 आया। अब 1/3 का भी आधा है, क्योंकि आधा तो ऊपर होगा ना उसका। हाफ अगर कट हुआ होगा तो वो ऊपर भी तो सेम रिपीट हो रहा होगा। समझ में आ रहा है? यस सर। तो ऊपर भी तो उसका आधा पार्ट चला गया ना। तो अगर वो कंप्लीट रहता तो हम लोग 1/3 लेते हैं, लेकिन 1/3 है, 1/3 होना चाहिए कंट्रीब्यूशन, लेकिन उसका आधा ही इसके लिए हम लोग कंसिडर करेंगे। तो एक के लिए हम लोग निकाल ले रहे हैं, उसको दूसरे वाले से इंटू 2 कर दोगे जस्ट। ठीक है, तो देखो 1/3 वाला कंट्रीब्यूशन वाला कितना आइटम्स है टोटल? बताओ तो यहाँ पे। 12। पहले एक का ही बताओ, उसके बाद इंटू 2 कर देंगे जो भी आएगा। तो 6 है यहाँ पे, यस सर। 6 है, और उन सभी का कितना कंट्रीब्यूशन आएगा? हाफ। यस सर। तो ये हो गया, प्लस सब 2 से बीच, भी मल्टीप्लाई करना होगा ना? हाँ 2 से करेंगे। बीच वाला जो है, बीच वाले का कंट्रीब्यूशन कितना होगा? 3। ये अभी तो हम ये वाला आइटम इसको कैसे छोड़ अच्छा दिए? अच्छा, उसका ये भी तो हेक्सागन है का ना। सेंटर वाला।
हेक्सागन के सेंटर वाला जो एटम है तो उसका कंट्रीब्यूशन half कितना रहेगा। हो, हाफ होगा ना, तो ये हो गया हाफ। तो अब ये हो गया ऊपर वाला लेयर, पूरा पूरा ऊपर वाला लेयर का ये इतना कंट्रीब्यूशन आ गया। अब इसको किससे मल्टीप्लाई कर दोगे, 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे, यस सर। तो ये दोनों लेयर का तो आ गया अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दिए। अब बीच वाला जो लेयर है बी, तो उसका तो पता ही है हमको कि तीनों एटम तो वो उसके अंदर ही लाई कर रहा है, तो तीनों एटम अगर उसके अंदर लाई कर रहा है तो 3 into 1, तो इसको जोड़ लो कितना आ रहा है जेड इफेक्टिव, 6। तो ये आ जाएगा, यहां से हो गया 1 और प्लस 1/2 into 2, तो ये हो गया 3 प्लस और ऊपर से 1 हो गया तो 3, ये हो गया 6। आ गया समझ में, बताओ यस कोई सर। डाउट। तो HCP में इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स कितना होता है, जेड इफेक्टिव अगर तुमसे पूछा जाए तो इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स 6 हो गया। चलो अब इसका हमको पैकिंग फ्रैक्शन या पैकिंग एफिशिएंसी कैलकुलेट करना है, तो कैसे करते हैं। तो पैकिंग फ्रैक्शन निकालने के लिए Z 6 इंटू क्या करना होगा, वॉल्यूम अपॉन स्फीयर 4/3 पाई आर क्यूब डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। तो वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल निकालने के लिए क्या चाहिए तुमको, इस यूनिट सेल का, हेक्सागन वाले यूनिट सेल का तुमको वॉल्यूम निकालना है। तो वॉल्यूम निकालने के लिए देखो, उसका अगर सरफेस एरिया हमको पता है, into height. सरफेस इनटू हाइट कर देंगे तो वही होगा वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। तो अब इसका सरफेस एरिया अगर तुम देखोगे, 6 into root 3 by 2 a square. Sorry, 6 into root 3 by 4 a square. क्योंकि इसका सरफेस क्या है, एक 6 इक्विलेटरल ट्रायंगल बनेगा, Yes, sir. रेगुलर हेक्सागन है, तो सारे हेक्सागन को अगर सेंटर से ज्वाइन करोगे तो 6 इक्विलेटरल ट्रायंगल तुमको मिलेंगे। अब 6 इक्विलेटरल ट्रायंगल मिलेंगे, यहाँ पे देखो तुमको हाइट निकालने के लिए एक चीज यूज करना होगा। हाइट कैसे निकलेगा इसका, तो अगर ऊपर से नीचे तक हाइट अगर हम लोग h मान लें, ये यहां से लेके, सॉरी यहाँ देखो, ये वाले एटम से और ये वाले एटम का डिस्टेंस, ये लेंथ अगर हम लोग ऊपर से नीचे पूरा अगर h मान ले, ठीक है, तो यहां से इसका जो सेंटर होगा, ठीक है, इसका हेल्प लेना होगा हमको, इसका जो सेंटर होगा और इसको अगर हम लोग ऊपर से ज्वाइन करेंगे तो ये डिस्टेंस, ये लेंथ कितना होगा, h/2 होगा, By 2. ठीक है, ये हो गया h/2। तो अब पाइथागोरस देख, से हम लगाएंगे फिर। क्योंकि हमको h निकालना है तभी तो हम लोग उसका यूनिट सेल का टोटल वॉल्यूम फाइंड आउट कर पाएंगे, क्योंकि एरिया तो हमको, सरफेस एरिया तो उसका पता है हमको, लेकिन हाइट निकालना होगा ना हमको। तो हाइट निकालने के लिए हमको यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम का यूज करना होगा। तो ये वाला जो देखो, यहाँ पे ध्यान देना, ये ऊपर से ये जो लेंथ आया, इसको अगर हम लोग मान लिए ये h/2 है, ठीक है, ये इसके परपेंडिकुलर है पूरा, होगा ना, क्योंकि हम लोग परपेंडिकुलर ही ड्रॉप कर रहे हैं, तो ये परपेंडिकुलर हो गया। अब देखो यहाँ पे एक्चुअली हम लोग इसको जूम करेंगे, अभी देखो ये यहाँ से ये वाला डिस्टेंस है, देखो ये है h/2। अब इसको हम लोग इससे ज्वाइन कर रहे हैं, ये वाले से, और इसको इससे ज्वाइन कर रहे हैं, ये वाला ट्रायंगल कंसिडर कर रहे हैं। समझ में आ रहा है? Yes, यहाँ sir. पे दिख नहीं रहा होगा, रुको एक मिनट, दूसरे कलर से करते हैं। तो समझ आ गया। ठीक है, ये वाला देखो, ये तो आ रहा है, ये h/2 है, इसको हम लोग यहाँ से इससे मैच कर रहे हैं और इसको यहाँ से कनेक्ट करेंगे, ये वाला, ठीक है, ये ट्रायंगल ले रहे हैं हम। तब यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे देखो वही चीज को मैग्नीफाई करके यहाँ पे लिखते हैं,
ये ऐसे है। तो ये वाला हाइट तो यहाँ पे ये परपेंडिकुलर का लेंथ जो होगा ये तो h/2 है, ठीक है। और ये वाला डिस्टेंस बता सकते हो ये कितना आएगा इन दोनों को अगर ज्वाइन 2r करोगे तो? 2r के बराबर, क्योंकि वो दोनों एटम्स तो क्लोज कांटेक्ट में ही है ना। ये एटम और ये एटम दोनों तो एटम ही है, दोनों एटम तो एक दूसरे के ऊपर ही रखा हुआ है। तो अगर उन दोनों के सेंटर को तुम ज्वाइन कर रहे हो तो ऑब्वियसली सारे एटम्स आइडेंटिकल हैं। तो आइडेंटिकल है तो उन दोनों का रेडियस के बराबर होगा, तो दोनों का रेडियस क्या हो जाएगा 2r। चलो तो ये हो गया 2r। अब ये अगर 2r मिल गया, ये वाला लेंथ बता सकते हो तुम लोग, यही लेंथ तो हमको निकाल। 2r/√3 ये लेंथ अगर आ गया तो फिर आ जाएगा h का वैल्यू क्या आया, ये लेंथ बताओ। 2r/√3 2r/√3 कैसे निकाले? तो 2r सेंट्रॉइड से वर्टेक्स का डिस्टेंस इक्विलेटरल ट्रायंगल का। 2/3 हो जाएगा ना। यस सर। वैसे भी कर सकते हो या फिर एक ऐसे भी तरीका है, जैसे मान लो तुम लोग वो भी यूज कर सकते हो, ट्रिग्नोमेट्री यूज करके भी निकाल सकते हो, ठीक है। ये अंदर वाला भी तो इक्विलैटरल ट्रायंगल ही है ना, यस सर। अंदर वाला। तो इक्विलैटरल ट्रायंगल अगर बन रहा होगा तो यहाँ पे देखो हम ये वाला ट्रायंगल कंसिडर कर रहे हैं, ये बहुत ही छोटा सा ट्रायंगल, ये हमको लेंथ निकालना है एक्स जो है, हम ये वाला ट्रायंगल कंसिडर कर रहे हैं रेड से जो ड्रॉ किए हैं, ठीक है। सर जो छोटा सा ट्रायंगल उसको बड़ा कीजिए ना। हाँ यहाँ पे हम ड्रॉ कर रहे हैं, देखो यहाँ पे हम बड़ा करके ड्रॉ कर रहे हैं, ये है। अब यहाँ पे देखना x कौन सा डिस्टेंस है, ये वाला डिस्टेंस हमारा x है, हाइपोटेनस। हाइपोटेनियस जो है इसका ये डिस्टेंस x है, यही हमको फाइंड आउट करना है। अब ये जो इसका बेस जो होगा, बेस क्या होगा बताओ, अगर वो इक्विलेटरल ट्रायंगल है r तो r के बराबर होगा, क्योंकि अगर दोनों के सेंटर को ज्वाइन करोगे, ये दोनों एटम है तो इन दोनों के सेंटर को ज्वाइन करोगे तो 2r टोटल डिस्टेंस है। तो वहां से अगर परपेंडिकुलर ड्रॉप कर रहे हो तो वो तो आधा होगा ना। फिर तो हाइट ये x/2√3। हाँ, तो ये अगर r हो गया और ये एंगल कितना होगा 30 डिग्री होगा। यस सर। तो एंगल 30 होगा तो cos 30 लगा सकते हो यहाँ पे। cos 30 क्या हो जाएगा, √3/2। बेस बाय हाइपोटेन्यूज, ठीक है। तो cos 30 यहाँ से आ गया तुम्हारा √3 बाय कितना हो गया, 2 एक मिनट, √3/2 हो गया यहाँ से। तो √3/2 और ये r और ये x, तो x का वैल्यू क्या आ गया यहाँ से बताओ, 2r/√3। 2r/√3। तो यही चीज फाइंड आउट करना था। समझ में आ गया? या फिर ऐसे कर सकते हो ट्रिग्नोमेट्री यूज करके, या फिर सेंट्रॉइड का जो 2/3 होता है वो रेशियो भी यूज कर सकते हो, यस सर। तो उससे डायरेक्ट आ जाएगा, तुम्हारा इतना करने का जरूरत नहीं होगा। तो ये x का वैल्यू अगर आ गया तो बस यही तो चाहिए था हमको, यहाँ पे x का वैल्यू तो यहाँ पे पुट कर दो 2r/√3। चलो अब पाइथागोरस यूज करके h का वैल्यू हमको निकालना है, तो पाइथागोरस यूज करोगे यहाँ पे, तो ये h/2 का होल स्क्वायर प्लस 2r/√3 का होल स्क्वायर विल बी इक्वल टू 2r का होल स्क्वायर। तो यहाँ से h निकालो कितना आ रहा है, सिंप्लीफाई करके h का वैल्यू बताओ कितना आ रहा है।4√2/√3r। यस सर। 2/√3r। 4√2/√3 इंटू r, और यही है। चलो तो ये h आ गया, तो अब तो आसानी से हम लोग वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल निकाल सकते हैं। वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल क्या हो जाएगा, इक्विलैटरल ट्रायंगल
का वॉल्यूम कितना हो जाएगा? वो 6 इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो 6 इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया कितना हो जाएगा? 6 इंटू एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल A square, √3/4 4A square. इंटू साइड स्क्वायर होता है, ठीक है, √3/4 2r इंटू, का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे इक्विलेटरल ट्रायंगल का साइड क्या है? 2r के इक्वल है, 2R. तो 2r का होल स्क्वायर इंटू 6 कर दिए, क्योंकि 6 इक्विलेटरल ट्रायंगल बनेंगे। तो ये टोटल क्या आ गया हमारा? टोटल एरिया हो गया, सरफेस एरिया। अब इंटू हाइट कर दोगे तो टोटल वॉल्यूम मिल जाएगा हमको, यही हो जाएगा ना। तो 6 इंटू एच का वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो, 6 इंटू ये 2r का होल स्क्वायर, और 4 एच की जगह पे 4 इंटू 2√3 इंटू आर। चलो, ये आ गया वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। तो अब पैकिंग एफिशिएंसी या पैकिंग फ्रैक्शन क्या हो गया? Z इफेक्टिव इंटू 4/3 पाई आर क्यूब, और यहाँ पे नीचे इसको सिंप्लीफाई कर 24 to 2 आ रहा है. 4 √√2/3 ये r, ठीक है। तो r क्यूब ऊपर नीचे कैंसिल आउट हो जाएगा, उससे टेंशन नहीं है। इसको सॉल्व करोगे ना, सिंप्लीफाई करने पे ये आ जाएगा तुम्हारा 0.74, ठीक है। तो जो एफसीसी में पैकिंग फ्रैक्शन था वही सेम फ्रैक्शन एचसीपी में भी होगा। तो इसका भी पैकिंग फ्रैक्शन हो गया 74%, सॉरी पैकिंग फ्रैक्शन 0.74, तो पैकिंग एफिशिएंसी बोल सकते हैं हम लोग 74%। तो यहाँ पे वॉइड कितना हो जाएगा? 26%. 26%। तो ये बिल्कुल एग्जैक्टली एफसीसी वाला जो पैकिंग फ्रैक्शन था उसी के बराबर आता है, बट यहाँ पे ये अलग प्रोसेस है। तो दोनों का पैकिंग एफिशिएंसी ऑलमोस्ट सेम है, एफसीसी का और एचसीपी का, 3D वाले में। ठीक है, समझ में आया कैसे डिराइव हुआ है? यस सर। ये सेम डेरिवेशन जब आईटी जब सब्जेक्टिव होता था तो डेरिवेशन ही पूछा गया था एग्जाम में, सब्जेक्टिव वाले में, डिराइव करने के लिए एचसीपी का पैकिंग फ्रैक्शन। ठीक है, देख लो, कोई डाउट है इसमें? तो 10 मार्क्स वाले में पूछा गया होगा। हाँ, जो भी है सब्जेक्टिव, जितने भी मार्क्स का होता था पहले, 10 मार्क्स वाले में ही पूछा गया होगा। 10 marks का होता था. वो एक तो अलग है, क्वेश्चन रहता था 10 मार्क्स का। जैसे तुम्हारे बोर्ड्स का कैसे होता है, अलग अलग सेक्शन वाइज होता है ना, तो उसी तरह होता था पहले भी। तो उसमें सब्जेक्टिव जब होता था उसमें ये पूछा गया था इसका डेरिवेशन। ठीक है, देखो कोई डाउट नहीं है ना इसमें? नो सर। चलो फिर तो आज इतना ही रहने देते हैं, नेक्स्ट क्लास में हम लोग और आगे इसका करेंगे। ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं? क्योंकि ये पूरा 3D वाला है, इसको 2D में यहाँ पे एक्सप्लेन करना, क्योंकि क्लासरूम में रहता तो कोई दिक्कत नहीं होता, यहाँ पे थोड़ा सा डिफिकल्ट है। अगर एनिमेशन नहीं होगा तो समझ में ऐसे आ रहा है ना समझ में? कोई डाउट होगा यस तो सर। बोलना, क्योंकि 3D में थोड़ा सा विजुअलाइजेशन डिफिकल्ट हो जाता है ऐसे होने में। जहाँ पे दिक्कत होगा बोलना, उसको फिर से बताएंगे, ठीक है? क्योंकि ये सब चैप्टर है कि एक बार अगर अपने से विजुअलाइजेशन करने सीख गए, क्योंकि अगर नहीं आ रहा है समझ में तो कुछ भी नहीं आएगा समझ में इस चैप्टर का। एक बार कहीं अगर अटक गया तो उसके बाद कुछ नहीं तुमको दिमाग में आएगा, ठीक है? इसलिए क्लैरिटी इंपॉर्टेंट है इन सभी चैप्टर्स का, ठीक है ना? इसलिए सब चीज एकदम मतलब पूरा पूरा 100% क्लियर हो रहा है तभी बोलना है, हाँ। नहीं तो कहीं भी डाउट हो रहा है तो पूछ लेना, ठीक है?
यस सर। चलो तब यहाँ तक करो तुम लोग, आगे नेक्स्ट क्लास में करते हैं, ठीक है। इसके आगे अभी और भी बहुत सारा चीज है, तो आगे नेक्स्ट क्लास में हम लोग करते हैं। क्वेश्चंस तुम लोग कर सकते हो अभी, पैकिंग फ्रैक्शन तक वाले क्वेश्चंस या डेंसिटी वाले क्वेश्चंस हो वो सब ट्राई कर सकते हो, ठीक है। आगे जब वो बताएंगे कि कितने टाइप्स के आयनिक सॉलिड होते हैं, वो कहाँ कहाँ प्रेजेंट होते हैं, किस टाइप का लैटिस बनाता है कौन सा सॉलिड, तो फिर आगे और फर्दर क्वेश्चंस कर पाओगे, ठीक है। फिर वॉइड का लोकेशन बताना है कि एफसीसी में कहाँ टेट्राहेड्रल वॉइड और ऑक्टाहेड्रल वॉइड कहाँ कहाँ लोकेटेड होते हैं, ठीक है। तो वो सारा चीज है अभी, तो लगेगा 2-3 क्लास अभी, ठीक है। तो आगे नेक्स्ट क्लास में करते हैं हम लोग। कोई डाउट इसमें बताओ? नो सर। नो सर। चलो चलो फिर तो आगे नेक्स्ट क्लास में करते हैं हम लोग, ठीक है। Thank you, sir. चलो थैंक थैंक यू सर। थैंक यू सर। यू।